आज थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए रीडिंग बूस्टर आपका, है ना। एक बार भाई वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो ये पढ़ लेना, और दूसरी स्लाइड में भी है कुछ, इसको भी पढ़ लेना। देखो एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। ये पहले हुआ नहीं है, उस दिन स्टार्ट किया था लेकिन अचानक से वो हो गया था, लाइट चली गई थी, है ना। लाइट चली गई थी बीच में तो पूरा नहीं हो पाया था। तो द रीसेंट अनप्रोवोक्ड मिलिट्री ऑफेंसिव एक्शन, जो रिसेंट में अनप्रोवोक्ड मिलिट्री का जो ऑफेंसिव एक्शन लिया गया है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, तो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो अनप्रोवोक्ड मिलिट्री एक्शन लिया गया है। ध्यान देना, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ द आता है लेकिन इजराइल नॉर्मल देश है, इसके साथ आर्टिकल द नहीं आता है। आप कहोगे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए आता है क्या? नहीं, इसके साथ आर्टिकल द इसलिए आता है, ऐसे देश के नाम जिनके नाम में यूनाइटेड आ रखा हो, रिपब्लिक आ रखा हो, किंगडम आ रखा हो, ऐसे जो कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन नाउंस जो होते हैं, ये आ जाते हैं, तो ऐसे केस में आर्टिकल द आता है। सिंपल शब्दों में कहें तो वो देश जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, उनके साथ में द लगाते हैं ना। अगेंस्ट किसके? ईरान के। पंक्चुएटेड, बेसिकली इन्होंने क्या किया, पंक्चुएट कर दिया। पंक्चुएटेड मतलब विच वॉज पंक्चुएटेड, जो चीज बेसिकली और बढ़ गई और एक तरीके से आगे बढ़ गई, बाय द असैसिनेशन। असैसिनेशन होता है पॉलिटिकल पर्पस से की गई हत्या, उसको असैसिनेशन कहते हैं। और किसकी हत्या हुई? ऑफ सुप्रीम लीडर, जो सुप्रीम लीडर थे जिनका नाम था अयातुल्ला अली खमेनी, ठीक है। सो अयातुल्ला अली खमेनी जो थे, उनकी हत्या से बेसिकली जो कि पंक्चुएट हुआ और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। हैज प्लंज्ड, इसने प्लंज कर दिया है वेस्ट एशिया को इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्लेग्रेशन। एक अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो चीज पहले इमेजिन ना की गई हो। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है वाइड स्प्रेड फायर, एक बेसिकली फैली हुई आग जो होती है वो, ठीक है। आगे, कॉन्ट्रेरी टू द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कैलकुलस, ये जो बात हम आगे कहने जा रहे हैं ये कॉन्ट्रेरी है। सो कॉन्ट्रेरी एक एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कैलकुलस, जो उनकी कैलकुलेशन थी दैट के एलिमिनेटिंग ईरान अपेक्स लीडरशिप, कि अगर एलिमिनेट कर दिया जाए ईरान की अपेक्स लीडरशिप को, उनकी कैलकुलेशन ये थी कि अगर एलिमिनेट कर दिया जाए ईरान की अपेक्स, यानी अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी वाली लीडरशिप को, वुड डैश, तो उसको एलिमिनेट करना, वुड डैश अ रिजीम कोलैप्स एंड प्रॉम्प्ट। अब देखो एंड के बाद में प्रॉम्प्ट है, तो एंड के पहले भी कुछ ऐसी ही वर्ब आएगी। तो पहला ऑप्शन है पेसिफाई, प्रॉम्प्ट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, और पेसिफाई करना होता है कम करना। तो फिर एंड से दो ऐसी वर्ब तो नहीं जोड़ सकते, तो अपोजिट नेचर की वर्ब है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे, प्रिवेंट का मतलब रोकना और प्रॉम्प्ट का मतलब बढ़ाना, ये भी अपोजिट नेचर की वर्ब है, तो इनको भी नहीं जोड़ सकते। बेटा प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को लंबे टाइम तक खींचना, और प्रॉम्प्ट करने का मतलब है कोई काम जल्दी से कर देना, तो ये भी नहीं बन सकती एंड से जुड़ के। तो एंड से जुड़ेगी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट करने का मतलब है कि किसी चीज को एकदम से ट्रिगर कर देना, तो ये ट्रिगर करेगा, ये प्रेसिपिटेट करेगा एक रिजीम कोलैप्स, कि रिजीम यानी कि जो शासन है वो कोलैप्स कर जाएगा, और प्रॉम्प्ट करेगा एक सिविलियन अपराइजिंग। और मतलब यूएस ने ऐसा सोचा था कि देखो अगर ईरान के जो लीडरशिप है अगर उसको मार दें तो जो शासन है करंट में वो कोलैप्स कर जाएगा। उसके कोलैप्स करते ही क्या होगा कि वहां पे सिविलियन अपराइजिंग होगी, यानी कि सिविल वॉर एक तरीके से चलेगा, देश के अंदर ही प्रोटेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने आप ही मतलब ईरान में सब चीजें बदल जाएंगी। उन्होंने ऐसा सोचा था, ऐसा लेकिन हुआ नहीं। कॉन्ट्रेरी टू दिस, द स्ट्राइक, जो स्ट्राइक थी, हैज इंस्टीड, उसने उसकी जगह पे क्या किया है, ये कैटलाइज कर दिया। कैटलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। एन ऑल आउट रीजनल वॉर, एक ऑल आउट रीजनल, एक पूरे तरीके से फुल फ्लेज्ड रीजनल वॉर को उसने बेसिकली कैटलाइज कर दिया, यानी कि और बढ़ा दिया। ईरान हैज फियर्सली रिटेलिएटेड, ईरान ने, फियर्सली का मतलब होता है एकदम जी जान लगा के, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये बीच में एडवर्ब ऑफ मैनर आ रखा है फियर्सली,
रिटेलिएट किया, रिटेलिएट करने का मतलब होता है बेसिकली जो किसी ने किसी पर अटैक किया, अगर वो वापस अटैक करता है तो वो रिटेलिएट कर रहा है, ठीक है। बाई टारगेटिंग, और टारगेट किया उसने यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पर्सियन गल्फ एंड इजराइली टेरिटरीज। तो उसने यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कहाँ पे है, पर्सियन गल्फ में है और इजरायली टेरिटरीज में है, वहां पे उनको अटैक करा है, रिटेलिएट करा है बेसिकली, ठीक है, टारगेट करके इनको। डैश बाई प्रॉक्सी मिलिटियाज ऑपरेटिंग फ्रॉम लेबनान एंड इराक। तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या किया जा रहा है, या तो इसमें देखो पूरी एक रिलेटिव क्लॉज लिखे, विच इज एडेड बाई, देखो बाई है यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती है पैसिव स्ट्रक्चर के लिए, तो आईएनजी फॉर्म तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक्टिव सेंस देता है, ये भी नहीं आएगा, तो एडेड बाई आपका आ जाएगा क्योंकि पैसिव फॉर्म हमें चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है पैसिव पार्टिसिपल जो होता है वही बेसिकली देता है। सो एडेड बाई, विच इज एडेड, एड करने का मतलब होता है मदद करना किसी की, हेल्प करना, सो विच इज हेल्प्ड बाई, विच इज एडेड बाई प्रॉक्सी मिलिशियाज ऑपरेटिंग फ्रॉम लेबनान, जो लेबनान से मिलिशियाज ऑपरेट कर रहे हैं वो, एंड इराक से जो कर रहे हैं वो। क्रूसियली यानी कि इंपॉर्टेंटली, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, द थिएटर ऑफ कंफ्लिक्ट हैज डेंजरसली एक्सपेंडेड डैश द मिडिल ईस्ट। ये जो थिएटर ऑफ कंफ्लिक्ट है, ये जो युद्ध है, ये डेंजरसली खतरनाक रूप से एक्सपेंड कर गया है, कहाँ पे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, क्या मिडिल ईस्ट के नीचे चला गया है, आप कहोगे नहीं। क्या पीछे चला गया है, नहीं। क्या बेसिकली बिसाइड साइड चला गया है, नहीं, आप कहोगे बियॉन्ड, उसके भी बाहर जा चुका है। इवन अब तो ऐसी हालत है कि ईरान ने जो यूएस की कंपनीज के हेडक्वार्टर वगैरह है ना मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखोगे कि ये बेसिकली अब मिडिल ईस्ट से भी बाहर तक जा चुका है ये युद्ध। तो द थिएटर ऑफ कंफ्लिक्ट हैज डेंजरसली एक्सपेंडेड बियॉन्ड द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के बाहर जा चुका है, बाई टॉर्पेडोइंग एन ईरानियन शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका। और ये कैसे हुआ है कि बेसिकली टॉर्पेडोइंग कर दिया एक ईरानियन वॉरशिप को, एक ईरान की वॉरशिप थी कहाँ पे, ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के तट पे, यानी कि यूएस ने, द यूएस हैज इफेक्टिवली ड्रैग्ड द हॉस्टिलिटीज इनटू द इंडियन ओशियन, क्योंकि श्रीलंका के किनारे पे, श्रीलंका के तट पर यूएस ने ईरान की एक शिप को उड़ा दिया। टॉर्पेडोइंग का मतलब एक तरीके से सिंपल शब्दों में कहो उड़ा दिया, और जैसे ही वहां पे उड़ाया यानी कि जो युद्ध अब तक मिडिल ईस्ट में था वो इंडियन ओशियन में भी जा चुका है, और किसकी वजह से जाया है, यूएस की वजह से। विथ बेसिकली अगर हम एक तरीके से परिणाम दिखाने के लिए विथ लगाते हैं यहाँ पे, नीदर साइड एग्जिबिटिंग अ प्रोपेंसिटी फॉर डी एस्केलेशन, हम कह सकते हैं कि जहां पे कोई भी साइड एग्जिबिट नहीं कर पा रही है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, झुकाव, ठीक है, कोई भी साइड का ऐसा झुकाव नहीं है कि डी एस्केलेशन होगा। एस्केलेट करने का मतलब होता है चीजों का बढ़ना, और डी एस्केलेशन का मतलब होता है कम होना, कि ये चीजें अब डी एस्केलेट होंगी। द यूएस अपीयर्स टू बी ऑपरेटिंग विदाउट अ कोहेरेंट एग्जिट स्ट्रेटजी, और इस चीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो यूएस है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं बिना किसी एक कोहेरेंट एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी कि कोई एग्जिट स्ट्रेटजी इन पे है ही नहीं। यहां से एक बार पूरे पार्ट को ब्रेक करके दिखा देता हूं। विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है नीदर साइड, एग्जिबिटिंग एक पार्टिसिपल है जिसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि पार्टिसिपल तो वर्ब से बनता है तो इसका ऑब्जेक्ट है अ प्रोपेंसिटी, और प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है डी एस्केलेशन। द यूएस सब्जेक्ट है, अपीयर्स आपकी वर्ब है, अपीयर के बाद में एक इन्फिनेटिव है टू बी, बी के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ऑपरेटिंग, विदाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कोहेरेंट एग्जिट स्ट्रेटजी। फेसिंग एन अनयील्डिंग इरानियन स्टेट, ये फेस करने, फेसिंग पार्टिसिपल है, फेस करते हुए एक अनयील्डिंग ईरानियन स्टेट। अनयील्डिंग का मतलब है जो झुके नहीं, जो आपके सामने मतलब बेसिकली सर उठा के काम करे, तो अनयील्डिंग ईरानियन स्टेट को ये बेसिकली फेस करते हुए जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन का मतलब है उनकी राजधानी, वॉशिंगटन इज परपोर्टेडली रिजोर्टिंग, रिजोर्टिंग का मतलब होता है अपना एक लास्ट हथियार होना, किसी चीज पर निर्भर हो जाना, ये रिजॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली, रिजॉर्ट के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, रिजॉर्टिंग टू डैश इंटरनल सिविल स्ट्राइफ बाई अटेम्प्टिंग टू आर्म एथनिक मिलिटेंट्स विद इन ईरान। तो अब ये क्या काम कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटरनल सिविल जो वॉर है ना उसको बेसिकली स्ट्राइव कर, मतलब
इंटरनल सिविल स्ट्राइव कर दें ये बाई अटेम्प्टिंग टू आर्म। और कैसे करना चाहते हैं कि जितने भी वहां पे एथनिक मिलिटेंट्स हैं ना, एथनिक मिलिशियाज जो हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, लाइक इंडिया में जो वो बने हुए हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहते हैं, अरे अंकित क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहते हैं, जो हथियार वथियार उठा लेते हैं, हाँ हाँ, नक्सलवादी, नक्सलाइट जो होते हैं अपने वाले। जैसे इंडिया में नक्सलाइट्स है ना, कि अगर इंडिया को किसी से युद्ध करना है तो वो क्या करेंगे कि नक्सलाइट्स को, जो नक्सलवादी हैं, उनको बहुत सारा हथियार वगैरह सप्लाई कर देंगे। अब नक्सलवादियों के पास हथियार होंगे तो वो क्या करेंगे, भारत सरकार से लड़ेंगे। ऐसे ही अमेरिका क्या कर रहा है कि जो ईरान के अंदर बहुत सारे एथनिक मिलिशियाज हैं, उनको हथियार प्रोवाइड कर रहा है, जिससे वो क्या कर पाए, इंटरनल सिविल स्ट्राइव कर पाए। तो देखो, ऑगमेंट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, तो ये वर्ड आ सकता है। रिलेंटिंग का मतलब होता है कम, मतलब लड़ टिके रहना, तो उसका मतलब भी नहीं बनेगा। फोमेंट करने का मतलब भी बढ़ावा देना, तो ये भी आ सकता है। और लेमेंट करने का मतलब होता है पछतावा, तो ये नहीं आ सकता है। तो दो ऑप्शन नहीं आ सकते हैं। अब देखो, ऑगमेंट होता है किसी पॉजिटिव चीज को बढ़ावा देना, और फोमेंट होता है किसी नेगेटिव चीज को इनकरेज करना। अब इंटरनल सिविल स्ट्राइव कोई अच्छी चीज तो है नहीं, ये तो खराब है। खराब है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए दिस एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस प्रेजेंट सीवियर मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटीज। और इंडिया के लिए ना, और इंडिया, इंडिया के लिए दिस एस्केलेटिंग, ये बढ़ती हुई जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, ये प्रेजेंट करती है सीवियर मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कमजोरियां, बहुत सारी कमजोरियों को प्रेजेंट करती है। इन स्विंग वॉलेटिलिटी इज इनएविटेबली डैश टू इन्फ्लेट ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस। ये जो इन स्विंग वॉलेटिलिटी है, ये जो वॉलेटाइल होने का मतलब होता है किसी चीज से बेसिकली जो आसानी से प्रभावित हो जाएंगे, वॉलेटाइल है, यानी कि थोड़ा सा अनस्टेबल कह सकते हैं। जो ये अनस्टेबिलिटी है, ये लास्ट में बेसिकली कहाँ जाएगी, इज इनएविटेबली। अब देखो, पोज्ड का मतलब होता है किसी कोई पोज वगैरह देना, तो वो तो नहीं बनेगा। ठीक है, पॉज करने का मतलब होता है रुकना, ये भी नहीं बनेगा। और पास्ट भी नहीं बनेगा। हम कह सकते हैं इट इज पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब है एक ऐसी पोजीशन में है ये, कि कुछ मतलब इस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से टिका हुआ है। इट इज इनएविटेबली पोइज्ड टू इन्फ्लेट, के इन्फ्लेट कर देगा, इन्फ्लेट यानी बढ़ा देगा ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस को। इंडिया में तो ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, देयर बाई स्ट्रेनिंग, जिससे कि बेसिकली स्ट्रेन हो जाएगा द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली और भी ज्यादा नुकसान होगा। वाइल साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये जेपर्डाइज कर देगा। जेपर्डाइज करने का मतलब होता है खतरे में डालना। ठीक है, तो जेपर्डाइज कर देगा द फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ऑफ द मैसिव इंडियन डायस्पोरा रिसाइडिंग इन द गल्फ रीजन। जो गल्फ रीजन में बहुत सारा इंडिया वाले लोग रहते हैं, उनकी फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी ये बेसिकली जेपर्डाइज करेगा, यानी कि उनको खतरे में डाल देगा। डैश न्यू दिल्ली इनिशियली एग्जिबिटेड डिप्लोमेटिक रेटिसेंस। हालांकि ऐसा कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ये डिपेंड करेगा आगे स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे देयर फोर आपका एडवर्ब होता है, और हाउएवर एडवर्ब होता है, ऑल्दो कंजंक्शन होता है, और बिकॉज कंजंक्शन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार कि पहले तो ये देखते हैं कंजंक्शन की जरूरत है या एडवर्ब की। अब किस एडवर्ब की है, देयर फोर रिजल्ट का है, बिकॉज रीजन का है, ऑल्दो अपोजिट रीजन का है, और हाउएवर आपका बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन का है। ठीक है, देखो, डैश न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली ने इनिशियली एग्जिबिट किया था, यानी दिखाया था डिप्लोमेटिक रेटिशंस। रेटिशंस का मतलब शांत रहना, रिगार्डिंग द असैसिनेशन, जो असैसिनेशन था ऑफ अ फ्रेंडली नेशंस लीडर, क्योंकि इंडिया के ईरान से अच्छे रिलेशन है। तो न्यू दिल्ली ने, यानी कि भारत ने शुरुआत में डिप्लोमेटिक रेटिशंस दिखाई, यानी कि चुप रहे हम एक फ्रेंडली लीडर के, जो मतलब फ्रेंडली नेशन के लीडर की मौत पर भी। द करंट एक्सिजेंसी, जो करंट में एक्सिजेंसी आई है, ये डिमांड करती है स्ट्रॉन्ग, सॉरी, डिमांड करती है स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन। अब जैसे आप देखोगे ना, न्यू दिल्ली एग्जिबिटेड, ये एक क्लॉज है। करंट एक्सिजेंसी डिमांड्स, ये दूसरी क्लॉज है। दो क्लॉज है, इसका मतलब है एडवर्ब की नहीं, कंजंक्शन की जरूरत है।
ऊपर कह रहा है कि इन्होंने रेटिसेंस दिखाई यानी कि चुप रहे, लेकिन अब हमें बेसिकली एक जो एक्सीजेंसी जो आई है इसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन की जरूरत है, यानी कि अपोजिट चीजों में चल रहे हैं। तो कारण की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है आपको अपोजिट चीजों को दिखाना है, तो ऑल दो का यूज कर लेंगे। तो ऑल दो न्यू दिल्ली इनिशियली एग्जिबिटेड डिप्लोमेटिक रेटिसेंस, बेशक न्यू दिल्ली ने शुरुआत में यानी कि इंडिया ने शुरुआत में डिप्लोमेटिक रेटिसेंस दिखाया हो रिगार्डिंग द असैसिनेशन, इस असैसिनेशन से रिलेटेड ऑफ अ फ्रेंडली नेशंस लीडर, द करंट एग्जिजेंसी, जो करंट एग्जिजेंसी ये डिमांड करते हैं स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन। इट इज इंपेरेटिव, यह जरूरी है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, कि अडॉप्ट करें एक अनइक्विवोकल एंड इम्फेटिक स्टैंस अगेंस्ट द प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर, कि भैया इंडिया को अपना एक स्टैंड रखना चाहिए कि इतना लंबा जो युद्ध है ये सही नहीं है। कोलैबोरेट करें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ में, भैया कोलैब करें उन लोगों के साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, टू फोस्टर, जिससे फोस्टर कर पाए डी एस्केलेशन है, डी एस्केलेशन करवा पाए, एंड रेजोल्यूटली, और बिल्कुल टिक के जड़ के रेजिस्ट करें एनी मैन्यूवर्स, अगर कोई भी चाल चली जाती है दैट थ्रेटन टू इम्पोर्ट द कंफ्लिक्ट इनटू इट्स इमीडिएट मैरीटाइम बैकयार्ड, कि अगर कोई भी ऐसी चाल है जो कि उस युद्ध को इंडिया का जो मैरीटाइम बैकयार्ड है यानी कि जो इंडिया का समुद्री एरिया है उसमें लाने के अगेंस्ट में इंडिया को एकदम स्ट्रिक्टली खड़े रहना चाहिए। जैसे उन्होंने इंडियन ओशियन में आके वो शिप को कर दिया ना, उड़ा दिया, तो ये काम इंडिया से को बचना चाहिए। अब देखो पैसेज पूरा युद्ध पे था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट वाज द यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस इनिशियल एक्सपेक्टेशन फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर, उनको लगा था कि लीडर मरेगा और जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग रिजीम है वो कोलैप्स कर जाएगी और वहां पे सिविलियन अपराइजिंग होगी। टू कंपेल ईरान टू नेगोशिएट, नहीं। टू ट्रिगर अ कोलैप्स ऑफ द ईरानियन रिजीम एंड स्पार्क अ सिविलियन अपराइजिंग, एकदम करेक्ट बात है। परमानेंटली सिक्योर यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। टू फोर्स हिजबुल्ला की कोई बात नहीं करी गई थी। आगे देखो, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी पर्पज इन द फाइनल पैराग्राफ रिगार्डिंग इंडिया, इंडिया के बारे में ये क्या कहना चाहता है। इंडिया के बारे में इसने कहा था, इंडिया को ये सलाह दे रहा है कि भैया देखो चुप रहने का कोई सेंस नहीं है, अब आपको अपना एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, डिप्लोमेटिक काम नहीं कर पाओगे। तो टू प्रेज न्यू दिल्ली इनिशियल डिप्लोमेटिक साइलेंस, प्रेज नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि पहले जो किया किया अब ये करो। टू डिमांड दैट इंडिया डिप्लॉय इट्स नेवल फोर्सेस टू अटैक यूएस वारशिप्स इन द इंडियन ओशन, ये भी नहीं कह रहा है कि भैया अटैक कर दो, कह रहा है कि तुम रेजिस्ट करो इन चीजों को। टू अर्ज द इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट को अर्ज करता है कि अडॉप्ट करो एक मोर असर्टिव डिप्लोमेटिक पोस्चर टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, एकदम करेक्ट बात है। क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा है इंडियन डायस्पोरा को। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, द पैसेज स्टेट्स दैट, पैसेज ये कहता है कि जो करंट एक्सीजेंसी डिमांड्स अ स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन मींस, इसका मतलब क्या है। अ कंप्लीट सर्विंग ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक टाइज विथ बोथ यूएस, ऐसा नहीं है कि मतलब सर्विंग, सीवरिंग, सीवरिंग का मतलब है काटना, आपको खत्म नहीं करने हैं, आपको अपना जो स्टैंड है उसको दोबारा से चेक करना है। रीअसेसमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अप्रोच टू बेटर हैंडल द क्राइसिस, सही बात है। द इमीडिएट वेपनाइजेशन ऑफ द इंडियन ओशियन, बिल्कुल नहीं। द अनकंडीशनल सरेंडर, बिल्कुल भी नहीं। देखो वैसे सरेंडर कर देते हैं, बड़ा नाम चलता आजकल मोदी जी का, नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी। What logically explain the author's conclusion that US is operating without a coherent exit strategy? कहा था ना कि यूएस की तो कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, क्यों ऐसा कहा गया है। द यूएस हैज सक्सेसफुली स्टेब्लिश कुछ नहीं करा यूएस ने, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है। द यूएस नेवी लॉस्ट सेवरल वारशिप्स टू ईरानियन टॉर्पीडोज एंड हैज नो वे टू रिट्रीट, ऐसा भी नहीं है। द इनिशियल प्लान टू स्विफ्टली टॉपल द रिजीम फेल्ड, इनिशियल प्लान फेल हो गया, लीडिंग टू एन एक्सपेंडिंग अनमैनेजेबल वॉर एंड डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू इंसाइट सिविल अनरेस्ट, सही बात है। यूएस कांग्रेस हैज रिफ्यूज टू फंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आगे, पांचवा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। तीन स्टेटमेंट है, इनको कंसीडर करो और बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है, द थिएटर ऑफ ऑनगोइंग वॉर हैज रिमेन्ड स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इंडियन ओशियन तक पहुंच चुका है श्रीलंका के कोस्ट पे, जो ईरान की शिप उड़ाई है उन्होंने। स्टेटमेंट टू कहता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है इज वल्नरेबल टू द कन्फ्लिक्ट ड्यू टू लाइकलीहुड ऑफ सर्जिंग ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस, एकदम सही बात है, इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअली में वल्नरेबल है।
स्टेटमेंट 3 कहता है कि ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था यूएस ऑफेंसिव सोलली थ्रू डिप्लोमेटिक सैंक्शंस एंड यूएन रेजोल्यूशंस। नहीं, यूएन रेजोल्यूशंस और वो नहीं करवाए, ये तो इन्होंने तो ऑफेंसिव एक्शन जो था ना उसके बदले में खुद अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो आप कहोगे ओनली सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर नोट्स दैट, पहले पैराग्राफ में ऑथर ये नोट करता है कि यूएस इजरायली ऑफेंसिव हैज plunged West Asia into an unprecedented conflagration. What is the closest meaning of the word conflagration? Conflagration होता है ना भड़कती हुई आग। A period of intense economic depression and hyper inflation, नहीं ये तो नहीं है। A secret bilateral peace agreement तो बिल्कुल नहीं है। Large scale destructive conflict और war, ये कह सकते हैं आग ही है ना, conflict और war। Temporary suspension ये भी नहीं होगा। तो ये था भाई आपका आज का रीडिंग बूस्टर। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे भाई कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।